नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेशन है 87 और टॉपिक हमेशा की तरह ही बहुत ज़रूरी और बहुत इम्प्रेसिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की, उनकी पेरेंटिंग की और उनके बच्चों की। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और वो भी लोग जो पेरेंटिंग में हैं, और क्योंकि पेरेंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। जब आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, तब से शुरू होती है, और जब तक आप अपने इस जीवन में हैं बच्चों के लिए, तो तब तक कभी ख़त्म नहीं होती। तो पेरेंटिंग में जब हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो करेंगे मिथ्स की। ऐसे क्या क्या मिथ्य हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में हैं और शायद वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, और उनके द्वारा या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर हम बहुत सारी ऐसी गलतियां या अपनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस को आगे ले जा रहे होते हैं। हमारी एप्लीकेशंस में वो कई बार मिथ्स से इतनी एग्रेसिवली वर्क कर रहे होते हैं, जिनका इम्पैक्ट हमारी पेरेंटिंग और हमारे बच्चों दोनों के ही एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब एक बच्चे के बारे में हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में एक बच्चे का आना है, वहाँ से ही हमारी पेरेंटिंग स्टार्ट हो गई है। जब इस पेरेंटिंग में मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व हैं। फीमेल अक्सर इस प्रैक्टिसेस में या इस थॉट प्रोसेस में रहती है कि अब वो एक बहुत क्रूशियल टाइम से जा रही है और उसकी केयर होनी चाहिए। कई बार जब मैं अपने क्लिनिक में फीमेल से या मदर से ये पूछती हूँ कि हाउ वाज योर पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कहती है कुछ खास नहीं था। तो मेरा उससे प्रश्न होता है क्या खास नहीं था, तो वो छोटी छोटी कहानियों में बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें अक्सर एक कॉमन डायलॉग हमेशा आता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, या वो ध्यान नहीं देते थे, हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। तो मेरा प्रश्न होता है, क्या आपके साथ किसी भी तरीके का एब्यूज़ होता था? क्या आपके साथ टॉर्चर हो रहा था? नहीं, वो तो नहीं था। फिर क्या ऐसा था कि आपका ख्याल नहीं रखा जा रहा था? बस कुछ नहीं, टेंशन रहती थी। किस बात की टेंशन रहती थी? तो वहाँ पर अक्सर मदर बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स, ऐसे आंसर जिसमें हम ये जस्टिफाई कर सकें, हाँ आप वाकई में अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ख़राब थी। नहीं, यहाँ पर वो अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशंस का इतना बड़ा बोझ लेकर चल रही होती है। उसे लगता है अब वो जिस पीरियड में है, जिस दौर से गुजर रही है, उसमें लोग उसका ध्यान रखें, जबकि वो अपने सेल्फ का केयर करना भूल रही होती है। कई बार हम अपनी केस हिस्ट्री में ये भी क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं कि क्या आपके घर में खाने के लिए नहीं था? क्या आपको खाने के लिए रोका जाता था? क्या आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा? अक्सर बहुत मेजॉरिटी ऑफ द डेटाज हमें ये भी मिलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ टॉर्चर या ऐसा कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी एक मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की लोग उसकी केयर करेंगे, आकर लोग उसे बताएंगे और समझाएंगे, केयर करेंगे, उसको बिल्कुल रेस्ट करने के लिए प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि आप एक बहुत क्रूशियल पीरियड से गुजर रही हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। और यहीं से शुरू होती है एक नाउम्मीदी की एक जर्नी, जो आपके बच्चे को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज के रूप में जाता है। आप जिस केयर की डिमांड कर रही होती हैं, कभी भी वो केयर आप आगे बढ़कर अपनी एप्लीकेशन में शामिल नहीं कर देती कि मुझे खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। एक और मिथ जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि मुझे अपने साथ साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्वयं अपना ध्यान रखना है, खुद को खुश रखना है। अपने आप को वल्नरेबल दिखाकर, दयनीय दिखाकर, बेचारा लाचारा दिखाकर या समझकर भी आप अपने बच्चे की परवरिश में और पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी रख रही होती हैं। ठीक उसी तरह एक मेल जो कि पेरेंटिंग में आने वाला है, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान उसका ये दायित्व बनता है कि वो कोशिश करे कि जो भी एक बेहतर पूरा अपना वातावरण बना सकता है वो बनाए। समय देना बहुत अनिवार्य है, किंतु अगर किसी कारणवश वो कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो समय नहीं दे पाता, तो भी उसको ये एश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो पार्टनर है वो उस वक्त में उससे क्या चाह रहा है। डिमांड रियलिस्टिक हो और डिमांड नॉन रिलायबल ना हो, इसके लिए हर
पेरेंट को यानी कि हर दो पार्टनर को, मेल और फीमेल दोनों को ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति व्यस्त है तो वो किस कार्य में व्यस्त है, और वो अगर ज़रूरत है तो उसका स्वीकार करना, स्वयं का ध्यान रखना। इसी प्रकार पुरुषों को भी अपना स्वयं का ध्यान रखना। वो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा वो अपना ध्यान रखेंगे, अपनी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनमें आगे बढ़कर अपना रोल एक अदा करेंगे, आप देखेंगे कि कार्य का बोझ भी कम होगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, उम्मीदें आपको भी कम लगानी होंगी दूसरे व्यक्ति से जो उस प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रहा है। किंतु यहाँ पर किसी को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन, सिंपैथी या सपोर्ट देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी और स्पेशली जब वो फीमेल की बॉडी है तो उसे हमारी नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि वो आराम से प्रेगनेंसी के फेज को पार कर सकती है। उसे कोई आवश्यक रेस्ट की या केयर की ऐसी ज़रूरत नहीं है। वह स्वयं अपना खाना खाती रहे, एक अच्छी डाइट लेती रहे, समय समय पे अपनी जांचें करवाते रहे। यहीं से पेरेंटिंग की पहली शुरुआत हो जाती है। अब हम आते हैं कि जैसे ही आपका बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद हमारे अंदर पहले से ही शुरुआत से उसकी केयर को लेकर, उसके खाने को लेकर, उसके पूरे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। उसमें अक्सर एक थकान का अनुभव होता है। उसमें कई बार आपको एक लंबे समय तक स्लीप डिप्राइवेशन से गुजरना पड़ता है। आप कोशिश करें कि आप उस पूरे शुरुआत के 2 से 3 साल के पीरियड को एक सहनशीलता के साथ निभाएं, और ये एक जगह इस विचार को दें कि अभी कम से कम 2.5 से 3 साल तक आपकी नींद का डिस्टर्बेंसेस रहेगा। आपको जब समय मिलता है आप छोटे छोटे नैप्स को लें और अपने बच्चे की परवरिश अच्छा करें। अगर आप अपने विचारों से और अपनी थकान से उसका फ्रस्ट्रेशन अपने वातावरण को देंगे, चाहे वो माँ हो या पिता, उसका भी असर उस बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा। उसके खाने पीने, सोने, साफ सफाई सभी चीज़ों के साथ साथ उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरत है, जिसमें कि पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा आ जाता है उसकी मसाजेस का होना, उसका समय समय पे फ्रेश वाटर का इंटेक करवाना। स्टार्टिंग से ही बच्चे को मॉर्निंग से जब वो उठ रहा है, 6 मंथ के बाद हम अपने बच्चे को एक पानी पीने की आदत डलवाएं। 6 महीने का बच्चा भी अगर थोड़ा सा भी पानी पीने से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करने लगेगा, ये हैबिट उसके अंदर चली जाएगी। किंतु अक्सर ये भी मिलता है कि बच्चा जैसे ही उठता है हम उसके मुंह में दूध की शीशी या उसे दूध का फर्स्ट मील देते हैं, जो कि 6 महीने के बाद अगर फर्स्ट मील वाटर हो जाए, अच्छा शुद्ध साफ पानी हो जाए, तो वो उसकी परवरिश और उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है। उसके साथ साथ जब हमारा बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब बात आ गई उसकी आदतों की। वहाँ हम शुरुआत से ये मान लेते हैं कि हम जितने अधिक पढ़े लिखे हैं उतने ही अच्छे पेरेंट हैं, हम परफेक्ट हैं। हमें ये समझना होगा नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी इस दुनिया में पूरा परफेक्ट नहीं है, हम सब लर्निंग फेज में हैं। एक बच्चा हो या 4 बच्चे हों, आपकी फर्स्ट पेरेंटिंग हो या फोर्थ, इससे कोई मैटर नहीं करता। हर एक बच्चे के साथ डीलिंग स्ट्रेटजी अलग प्लान करनी पड़ती है शुरुआत से ही। तो कोशिश करें आप अपने आप को बेस्ट ना माने, आप अपने आप को सिर्फ एक लर्निंग फेज में माने। सीखते रहें, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। कोई भी रिजिड पैटर्न जो आपके घर में पहले से होता था, कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपको पहले से बताया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पेरेंटिंग में वो वैसे ही एप्लीकेबल भी हो पाएगा। तो कोशिश करें चीज़ों में बदलाव लाएं, रिजिड पैटर्न से पेरेंटिंग को थोड़ा सा दूर करें और नए तरीके सीखने और नए तरीकों को समझने का प्रयास करें। उसके साथ साथ हम कई बार ये मान लेते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपका बच्चा गलत नहीं होगा, आपका बच्चा अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये समझ लें, हर बच्चा लिमिट चाहता है, बैलेंस चाहता है। वो चाहता है कि मुझे प्यार भी मिले और मुझे कभी कभार डांट भी मिले। वो चाहता है कि कभी कभार मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ भी हो जाएं और कभी खुश भी हो जाएं। आपको ये तोड़ना और टटोलना होगा कि आपकी पेरेंटिंग में स्ट्रिक्टनेस और आपके बच्चे को प्यार करने दोनों का मोड बैलेंस मोड पर हो। अगर आप देखें कि आप 7 दिन में
अक्सर आप एक चार्ट बनाएं, जिस चार्ट में अगर 7 डेज़ में आपको लग रहा है कि 5 डेज़ आप अपने बच्चे के साथ चिल्ला रहे थे, आप अपने बच्चे के साथ मार रहे थे या उसे डांट रहे थे, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको इमीडिएट अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले लेनी है। हमारे पास आसपास सभी जगह चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा छोटा है, आप उसी समय छोटेपन बच्चे के एज से ही आप ये जानने की कोशिश करें आपकी पेरेंटिंग में क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको अभी हमको एलिमिनेट करना है। तो आपका बैलेंस मोड ही आपके बच्चे को अच्छा बनाएगा। बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा दुलार, बहुत ज़्यादा मार या बहुत ज़्यादा डांट, ये आपके बच्चे को ना बिगाड़ेगा ना अच्छा बनाएगा। तो आप इस मिथ से अपने आप को दूर रखें। इसके साथ ही आप कई बार एक और बहुत बड़ा मिथ हमारे सामने आता है। अक्सर मेल और अक्सर फैमिली मेम्बर्स और साथ में फीमेल्स भी इस थॉट के साथ अपने आप को और अपने बच्चों को परवरिश दे रही होती हैं कि वो जितना ज़्यादा घर में रखेंगी बच्चों को या बच्चों के साथ जितना समय बिताया जाएगा उतना बच्चे हष्ट पुष्ट और अच्छे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने सपनों को और अपनी एस्पिरेशन को अगर दबाते हैं, सप्रेस करते हैं या उनको साइडलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ रहा होता है। इसका असर भी बच्चों को पड़ता है। आप चाहे घर में रहें या बाहर, आपका डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन, आपके अपने बच्चों के साथ प्यार वो किस लेवल का है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि जो पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं या जो पेरेंट्स दूर रहते हैं तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस मिथ से भी हमें अपने आप को आज़ाद करना होगा। हमें ये मानना होगा कि अगर हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उनको बिल्कुल लें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पूरे परिवार की एक रूपरेखा और अपने परिवार की पूरी डिज़ाइनिंग करें, जिसमें कि हमारे बच्चे एक बेहतर और अनुशासित होकर एक जीवन जी पाएँ। आपका हमेशा उनके साथ रहना या नहीं रहना ये इस बात का बिल्कुल प्रतीक नहीं है कि बच्चा बिगड़ जाएगा या बच्चा सुधर जाएगा। साथ में आप अगर अपने बच्चे को हर समय गोद में उठाएंगे, एक और बड़ा मिथ है कि तो आपका बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगा, उसको आदत हो जाएगी गोद में रहने के लिए। हर बच्चा और हर एक व्यक्ति लव, हग और बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स से चाहता है। तो अगर आप अपने बच्चों को बड़े होने तक भी थोड़ा सा गोद में उठाना, थोड़ा सा हक करना, थोड़ा सा उन्हें होल्ड करना अगर ये रखेंगे तो ये जो आपका टच है वो उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना और उनके साथ उनको होल्ड करना और उनके साथ एक टाइट हग और प्यार से उनके गले लगाना और उनके गले लगना, ये सब पेरेंटिंग का भी एक पार्ट होता है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन रखता है बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करना, अक्सर हमने देखा है कि कई बार बड़े भाई या बड़े बच्चे होने पर माँ और पिता उनसे दूरी बना लेते हैं। इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ प्यार करते रहिए और उन्हें गले लगाते रहिए, उनके गले लगते रहिए। आपके बच्चे के साथ आपका एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और कनेक्शन बना रहेगा। जेंडर कोई भी हो, इसको आड़े बिल्कुल मत आने दीजिए कि स्पेसिफिक जेंडर से डिस्टेंस बना लिया जाए। अक्सर बच्चे बड़े होने के बाद, लड़के बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई, तो फादर और मदर कई बार उनसे एक डिस्टेंस बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बचपन से ही उनके साथ कनेक्टेड रहिए, बॉन्डेड रहिए और उन्हें प्यार करते रहिए। इसकी ताकत बहुत अलग होती है और ये बॉन्डिंग बहुत ही एक अलग एहसास होता है। तो ये अच्छा एहसास आप अपने बच्चों को से लीजिए भी और उन्हें दीजिए भी। साथ में अगर ये अक्सर देखा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे तो आपका जो बच्चा है वो मिसबिहेव करने लगेगा। कई बार बहुत ज़्यादा अगर आप पनिशमेंट नहीं देते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, जैसा कि हमने कहा, इस मिथ को हमें निकालना पड़ेगा। पनिशमेंट हमेशा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के रूप में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पनिशमेंट आपके बच्चे को बिगाड़ेगा या नहीं बिगाड़ेगा ये तो डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी और उसके ब्रेन की इंटेलिजेंसी पर। लेकिन बहुत अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट पेरेंट्स से बच्चे को दूर कर देता है, उसको लो कॉन्फिडेंट बना देता है। उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल में वो प्रेजेंटेबल स्किल्स एक डर के रूप में आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए।
तो आप अपने बच्चों के साथ जो वक्त गुजारते हैं, जो उनके साथ कनेक्शन रखते हैं, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह होना चाहिए। एक और मिथ है जिसमें कि बच्चों को अगर उनकी मर्जी करने दी जाएगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, या इसी के अगेंस्ट एक और भी मिथ है कि अगर बच्चों की मर्जी को सुना जाएगा तो हम उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पहले से ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को दे दिया जाए जिससे कि बच्चे अपनी मर्जी और अपनी चॉइसेस को नहीं रख पाएँ, या हम हमेशा उनके लिए अगर अपनी चॉइसेस रखेंगे तो भी वो स्पॉइल हो जाएंगे। चॉइसेस कहीं भी हों, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होनी चाहिए, वो बच्चे की हो या बड़े की। हम कोशिश करें एक राउंड टेबल पर बैठें और बच्चे की चॉइस, अपनी चॉइस, सभी की चॉइसेस में एक एनालिसिस करने के बाद चीज़ों को ओपनली और फ्रीली लोगों को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने की चांस देने चाहिए। अगर आपका बच्चा आपकी बताई हुई रंग की टी शर्ट को पहनने से मना कर देता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बिगड़ रहा है, वो अपनी चॉइसेस को रखता है। इट मीन्स कि वो उसके पास अपना एक विज़न है, अपने लिए कुछ लेने के लिए उसकी एक सोच है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है। तो कोशिश कीजिए सभी को बराबर चांस देना, इक्वलिटी के साथ, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ में अक्सर एक मिथ देखा गया है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए उनका सारा काम कर देंगे या उनको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं दे देंगे तो भी आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर आप इस योग्य हैं और अगर आप उस लेवल की सुख सुविधाएं अवेल कर सकते हैं जो आपके लिए आसान है, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं दीजिए, किंतु आपकी मॉनिटरिंग और आपका जो एक समायोजन है उन बच्चों के साथ वो ज़रूर महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में ये सोचते हैं कि हम तो बिना पंखे के पढ़ा करते थे, तुम एसी में बैठे हो, हम साइकिल से जाते थे, तुम्हारे पास कार है, तो ये एक तुलना बहुत ही गलत तरीके का स्वरूप लेती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी अच्छे नहीं होते। आपके पास क्या था और क्या नहीं था वो आपके पेरेंट्स का पार्ट था। आप अगर पेरेंट हैं और आपके पास जो है आप बेस्ट अपने बच्चे को देते रहिए। उसके साथ साथ उसके साथ एडजस्ट करना, उसको एडजस्ट कराना, ये गुण हम सभी में होना चाहिए। अब इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हम अपने बच्चों के साथ, जब हमारे बच्चे 4 और 5 ईयर्स के हो जाते हैं तो हम अक्सर वो गलतियां कर रहे होते हैं। इन सारी गलतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चे के लिए ये मान के चलते हैं कि बच्चा कुछ भी अच्छा काम करे उसे रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। अक्सर ये जो रिवॉर्ड्स हैं ये एक कंडीशंस बन जाती हैं, ये निगोशिएशन का पार्ट बन जाता है। बच्चा अपने लिए और अपनी नॉलेज के थ्रू ये कभी बैलेंस मोड ला ही नहीं पाता कि उसे अपना होमवर्क, उसे अपना वर्क और या उसे अपने चॉइस को असेंबल करना ये उसकी आदत होनी चाहिए। ये अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा जब भी किसी तरीके का व्यवहार करता है तो हम उससे कहते हैं जल्दी से ये काम कर लो, हम आपको ये देंगे। हम रिवॉर्ड के रूप में कभी उसे खाने की चीज़ें, कभी उसे कोई घुमाने की जगह किसी ना किसी तरीके का प्रलोभन देते रहते हैं। अच्छी आदतों के लिए हमेशा प्रलोभन का देना ये एक गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। हम कोशिश करें कि बच्चे को स्वयं मोटिवेट होने दें, उसे अपने सामान को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से और समय से करने के लिए। इसी के साथ अक्सर ये देखा जाता है, एक और बड़ी गलती हम अक्सर पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि अगर बच्चों के सामने हम बहस करेंगे तो हम बच्चे के ऊपर एक गलत असर पड़ेगा, बच्चे के सामने ट्रॉमेटिक कंडीशंस आएंगी। अक्सर पेरेंट्स एक दूसरे से कहते हैं कि बच्चे के सामने बहस मत करो, बच्चे के सामने लड़ाई मत करो, बच्चे के सामने कोई भी बैड बिहेवियर मत दिखाओ। आप ये जो डायलॉग्स बच्चे के सामने दे रहे होते हैं इसका भी असर आपके बच्चे पे पड़ रहा होता है। कई बार पेरेंट्स एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बच्चे को इसलिए सालों साल रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सेपरेट हो गए तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, अगर उन्होंने डिवोर्स ले लिया तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे। और इस तरह वो सालों साल मदर या फादर एक सेक्रीफाइज़र के रूप में, एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में अपने बच्चे को ये मैसेज देते रहते हैं कि हमने आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, और लगातार उसे एक टॉक्सिक बिहेवियर एनवायरनमेंट में
रखते हैं, वहाँ से एक बच्चे का बचपन, उसका पूरा एडोलसन और उसका पूरा पर्सनालिटी खराब हो रही होती है। कोशिश करें कि पेरेंट्स जल्दी ही ये एवेल्युएट करें और जल्दी एनालाइज करें, अगर आपकी या आपके पार्टनर की वजह से या आपके फैमिली में किसी की भी वजह से एक एनवायरनमेंट डे टू डे लाइफ में ख़राब हो रहा है और आपके बच्चे पर असर पड़ रहा है, आप वहाँ से हट जाइए। आपका हटना शायद बेटर होगा इसके कंपैरिजन में कि आप ज़िंदगी भर वहाँ पर ये सोच कर रहें कि आपके बच्चे पर गलत असर पड़ेगा अगर आप अलग हो गए। समय से अलग होना, समय से अपने बच्चे को एक अच्छा पर्यावरण देना। अगर आप अपने बच्चे को हटा सकते हैं तो बच्चे को बोर्डिंग दे दीजिए। कि वो अक्सर ये भी मिथ देखा जाता है कि जो बच्चे बोर्डिंग चले जाते हैं वो लव डिप्राइव्ड हो जाते हैं। वो लव डिप्राइव्ड तब होते हैं जब उन्हें ये बताया जाता है कि हमने आपको घर के माहौल की वजह से बाहर भेज दिया, या हम घर में बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल था, इसकी वजह से हमने आपको अलग कर दिया या हम अलग हो गए। आप बच्चों को सीधे बताएं कि हम चाहते थे कि हमें एक अच्छा माहौल हो जिसमें आप अच्छी तरीके से ग्रो कर सको, हम इसलिए ये डिसीज़न ले रहे हैं या लिया। या तो बोर्डिंग पनिशमेंट के रूप में दिए जाते हैं या फिर उनको किसी भी तरीके से वल्नरेबल या बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में उन्हें बोर्डिंग्स दिए जाते हैं। अक्सर एक रिजिड पैटर्न में पेरेंट्स की सोच ये बनी होती है कि बाहर अलग होना, बच्चे को बाहर भेजना, ये सब एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। बच्चे का घर में रहना ही उसे बेस्ट ग्रो कर सकता है। ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ है। हमें अपनी सिचुएशन और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीज़न को सही लेना और सही समय पे लेना, एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू लेना, ये हमारी नीड होनी चाहिए। पहले से क्या होता आया है ये हमारा फोकस कभी नहीं होना चाहिए, वो भी जब जब हम पेरेंटिंग के रोल में हों। इसी के साथ साथ हमारी जो एक स्पैंकिंग है, लाइक बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से में उसको स्लैप देना, या बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको पीट कर या मार के उनको एक ट्रेंड करना कि ये बिहेवियर करो और ये बिहेवियर नहीं करो, उनको बहुत ज़्यादा दुलार करके बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आंख भी नहीं दिखाना, उन्हें ये भी नहीं बताना क्या गलत है और क्या सही है। ये दोनों ही स्थितियाँ एक मिथ के साथ साथ एक रॉन्ग प्रैक्टिस की तरफ इशारा करती हैं। अगर आप अपने बच्चे को लगातार स्लैप करते हैं, अगर आप अपने बच्चे के कमर के निचले हिस्से में यानी कि उसे हिप एरिया में स्पैंकिंग करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं और उसके हर बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ ये मान के कि वो बच्चा है और आप पेरेंटिंग में हैं, ये हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये हमारे बच्चे को ख़राब कर रही होती है और आपके बैलेंस मोड को भी बिगाड़ रही होती है। बच्चे के साथ मारपीट करना या उसे स्लैप देना, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दुलार करना और उसको कुछ भी नहीं कहना, दोनों ही इम्बैलेंसेस और रॉन्ग प्रैक्टिसेस की तरफ इशारा करती हैं। आप अगर इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसे रोक दीजिए। इसके साथ साथ हर बैड बिहेवियर जो है उसको एक्नॉलेज करवाना एक और रॉन्ग प्रैक्टिस है। एवरी टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अर्लियर स्टेज पर सॉरी बोलने की आदत डलवा चुके होते हैं, उसे बार बार एक्नॉलेज करवाया जाता है, आपने ये बैड बिहेवियर किया था, आपने अखबार फाड़ दिया, आपने अपने टॉयज फैला दिए, आपने अपने कपड़े नहीं रखे, आपने खाना नहीं खाया, आपने कोई भी ऐसा टीवी ज़्यादा टाइम तक देखा, आपने आज अपना होमवर्क नहीं किया। हर 24 आवर्स की साइकिल में होने वाले बिहेवियर को बार बार एक्नॉलेज करवाना, बच्चे को रियलाइज़ करवाना और बार बार उससे सॉरी बुलवाना, ये बच्चे को एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाता है और बच्चे के नज़र में उस सॉरी की, उस बैड बिहेवियर की कोई भी एक वैल्यू नहीं रहती और वो सोचता है ये उसकी प्रैक्टिस में इस तरीके से आ जाता है और वो निरंतर इस कार्य को लगातार करता रहता है और पेरेंट्स लगातार ये शिकायत करते रहते हैं, हम तो इसे रोज़ समझाते हैं, हम तो इसे रोज़ सॉरी बुलवाते हैं, हम तो एक एक बिहेवियर पर फोकस करते हैं। जी हाँ, आपका हर बैड बिहेवियर पर
फोकस करना ही ज़रूरी नहीं है। कुछ बिहेवियर अपने आप आएंगे, अपने आप मेल्ट डाउन हो जाएंगे। जस्ट कीप अ पेशेंस, जस्ट मेंटेन साइलेंस। उस बिहेवियर को बार बार एक्नॉलेज करवा के और अटेंशन देकर आप अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि आप उसी को देख रहे हैं और उसके हर बिहेवियर को नोटिस में ले रहे हैं। आप मॉनिटरिंग करें, आप देखें, अगर लंबे समय तक कोई बिहेवियर हो रहा है तो आप उससे एक बार कहें और बच्चा नहीं छोड़ रहा है तो आप उसके लिए कुछ लिटरेचर पढ़ें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें। बट बार बार सॉरी बुलवाना बच्चों के, उनकी पर्सनालिटी, उनके कॉन्फिडेंस दोनों को और उनकी हैबिट्स सभी को खराब कर रहा होता है। इसके साथ साथ रिजिड कंट्रोलिंग, आपने ये मान लिया है 5 बजे ये होना है, 6 बजे ऐसा होना है, 2 बजे ये होना है और 3 बजे ऐसा होना है। आपने अपने टाइम से और अपने शेड्यूल से पूरी एक रिजिड कंट्रोलिंग का पैटर्न बना रखा है और आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को अगर चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से गलत प्रैक्टिस में आता है। ये हमारा कहना नहीं है कि आप रात का खाना 9 बजे नहीं 12 बजे खाएं, आप सुबह का नाश्ता 8 बजे नहीं 12 बजे करें। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो रिजिड प्रैक्टिसेस हैं, कंट्रोलिंग है, उनमें फोकस करें कि क्यों ये स्केड्यूल बिगड़ रहा है। आप फोर्सफुली किसी भी चीज़ पर अगर फोकस कर रहे हैं तो वो बार बार आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, आप उसके लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपनी एनर्जी अननेसेसरी गंवा रहे हैं। कोशिश करें इस रिजिड कंट्रोलिंग से बाहर आएँ और अपने डेली स्केड्यूल को फोकस करें, उसमें क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कैसे आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो एक जल्दीबाजी का बिहेवियर है कि आपका बच्चा जल्दी सीख जाए, आपका बच्चा तुरंत ये काम समझ जाए, आपने जो कहा उस काम को वैसे ही समझ जाए जैसे कि एक एडल्ट समझ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे का एक्वायरिंग पैटर्न, किसी का स्लो, किसी का फास्ट, किसी का इमीडिएट और किसी का बहुत डिले, ये सबका अलग अलग होता है। आप भी कोशिश करें, आप अपने बच्चे के उस रिस्पॉन्डिंग टाइम को एसेस करें, कितनी देर में आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, कितने दिन में उसके अंदर चेंज आता है। आपका हिस्ट्री बिहेवियर जल्दबाजी का और इम्पेशेंस होना बच्चे को लर्निंग जोन में आने ही नहीं देता। सारी चीज़ें उसे इंजेक्ट की जा रही होती हैं या सारी चीज़ें उसको पहले ही थाली में परोसी जा रही होती हैं। कोशिश करें, पेशेंस रखें और बच्चे को लर्निंग जोन प्रोवाइड होने दें जिसमें वो गलती करे और सीखे। ट्रायल एंड एरर इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लर्निंग। आप भी अपने बच्चे को एरर करने दीजिए और उससे उसे सीखने दीजिए। बहुत बड़ी एरर्स के लिए हम नहीं समय दे रहे हैं, किंतु शुरुआत से अगर आप अपने बच्चे को चांस देंगे तो आपका बच्चा बड़ी गलतियां कभी करेगा ही नहीं जिसमें उसे सीखना पड़े, वो पहले से ही अवेयर रहेगा। इसके हमेशा आपको अच्छा करना है, हमेशा बेहतर करना है, हमेशा जीतना है, हमेशा पार्टिसिपेट करना है और सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। ये हर बच्चे के बस की बात नहीं है। तो आप कोशिश करें स्कूल में होने वाले कंपटीशन, उसके आसपास होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी में उसका पार्टिसिपेट करना, 100% उसमें एज अ विनर या एज अ गुड पार्टिसिपेंट रहना, ये उसके लिए आसान नहीं है। तो आप कोशिश करें, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशन है, उन सभी को आप एक बैलेंस मोड पे लाएं और इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि बच्चे की अपनी एक लिमिट है, बच्चे की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक ब्रेन है जिसमें उसे उसी की यूनिकनेस के साथ जिंदा रखें और जीने दें। इसके साथ कंपैरिजन, नैगिंग, ब्लेमिंग और एब्यूजिंग, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। इसमें अक्सर होता है एब्यूज़ फादर नहीं मदर भी कर रही होती है। उसको कंपेयर करना, उससे ब्लेम करना, उसे पूरे दिन उसे क्रिटिसाइज़ करना, बच्चों के सामने ही दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से उसकी कमियां या उसकी गलतियां बता रहे होते हैं। पूरे दिन के बाद मदर फादर को उसकी कमियां बता रही होती है, फादर बच्चे की कमियां बता रहा होता है। अक्सर ये सारी चीज़ें बच्चे को ये रियलाइज़ कराते हैं दैट उनके पेरेंट्स जो हैं वो फेलियर हैं उन्हें डील कर पाने में। आप बहुत स्मार्टली स्कूल के पीटीएम में जाते हैं, बच्चे के सामने ही कंप्लेंट करते हैं। आपका बच्चा ये मान लेता है मेरी मदर और मेरे फादर फेलियर हैं, तभी तो टीचर से कंप्लेंट कर रहे हैं। टीचर पेरेंट्स से कंप्लेंट करती है या प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती है, तो वहाँ पर बच्चा ये मान लेता है ओके, मेरे जो गट्स और मेरी जो स्किल्स हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ये एनालाइज करने की उसके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं होती। किंतु वो ये ज़रूर मान लेता है कि उसका टीचर, उसका पेरेंट उससे
फेल हो रहा है, हार रहा है और उसकी स्किल्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो उसको कंट्रोल करने में मदद करें, और वहाँ से वो अपने टीचर और अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। जी हाँ, पेरेंटिंग में बहुत एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत एक जर्नी की तरह है, एक बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना, और हमें अपने बच्चों को एक अच्छी और बैलेंस पेरेंटिंग का देना, जब से हमने सोचा कि हम पेरेंट बनना चाहते हैं, वहाँ से शुरू हो चुका होता है। एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस में एक और पार्ट है। हमारे घरों में सभी जगह मेल हो फीमेल हो, बच्चे हों बड़े हों, हर समय शॉपिंग करने का एक पैटर्न सा बन गया है। एवरी टाइम किसी भी विदाउट एनी रीज़न एवरीवन इज एंगेज इन देयर शॉपिंग। हम घर में बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाहर जाते हैं अननेसेसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। इससे आपके बच्चे को ये मैसेज कन्वे होता है, अर्लियर स्टेजेस में कभी भी कुछ भी डिमांड की जा सकती है, हम उसे ब्रेन से फ्री करते हैं, कभी भी कुछ भी मांगो। वो कभी किसी भी समय आपसे कुछ भी मांगता है। पहले उसकी ये डिमांड्स छोटी छोटी होती हैं, बाद में बड़ी हो जाती हैं। आप कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जाते हैं, जो आपकी डेली की डे टू डे लाइफ की नीड है, वेजिटेबल्स खरीदना, फ्रूट्स खरीदना, आपकी कुछ वीकली नीड्स हैं, आपकी कुछ मंथली नीड्स हैं एक फैमिली में, आप उसी पर फोकस रहें। अगर आप हर समय कपड़े खरीद रहे हैं, हर समय जूते खरीद रहे हैं, हर समय शॉपिंग कर रहे हैं, हर समय गैजेट्स को खरीद रहे हैं, वेट कीजिए। एक किसी ओकेज़न पर आने पर आप अपनी खरीदारियों को करिए। आप अपने बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम जब भी कोई चीज़ डिमांड मन में आती है उसे रोकते हैं, उसे पेशेंसफुली एक टाइम का इंतज़ार करते हैं। हमें कोई ड्रेस पसंद आती है, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसे हम दिवाली पर ले लेंगे। अब आगे कुछ और पसंद आता है, आप कहते हैं इसे हम तब ले लेंगे। तो आप अपने आप को एक पेशेंस और एक वेट करने की हैबिट डेवलप करते हैं, किंतु ये पेरेंट लेवल से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसी प्रकार आपकी आउटिंग्स हो गई हैं, इसी प्रकार आपका खाना हो गया है, और आप किसी भी समय बल्कि रोज़ घरों में बाहर से कुछ ना कुछ खाना मंगाने का प्रचलन सा चल गया है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि किसी अच्छे ओकेज़न पर बाहर से खाना खाने जाना, या बाहर से खाना आना, या आपके घर में कुछ स्पेशल फूड का बनना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब खाना खाएं, किंतु अगर आप कुछ भी स्पेशल फूड बनाते हैं, कोशिश करें अक्सर आप इन सारी चीज़ों को घर पर प्रिपेयर करें। अगर आप बाज़ार से मंगा रहे हैं, वो ओकेजनली मंगाएं। आप पहले अपनी हैबिट से बच्चों को लर्न कराते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी समय कभी भी कैसे भी हम रेडी हैं चीज़ों को डिमांड करने के लिए। डिमांड पहले ब्रेन में आती है, बाद में फिजिकली हम उसे पूरा करते हैं। अगर ब्रेन लेवल पर ही हम अपनी डिमांड्स को मैनेज कर लें, तो हम उसे फिजिकली पूरा होने या नहीं पूरा होने का अफसोस मनाना या खुशी मनाना, दोनों से ही बच सकते हैं। तो कोशिश करें आपके घर में या आपके पूरे रोज के तरीकों में अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, हम कभी भी घूमने चले जाते हैं, हम कभी भी बाहर से खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ये सब कुछ एक इनडिसिप्लिन है जो पेरेंट्स में बच्चों से भी ज़्यादा आ चुका है। तो आप अपनी पेरेंटिंग में अवेयर रहें कि ये सब कुछ आपके बच्चे को इनडिसिप्लिन वे सिखा रहा है लाइफ का, और इसे हमें बचाने की और बचने की ज़रूरत है। जो आपकी एक डिमांड्स हैं और आपका जो एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, हम कोशिश करें कि इन सबको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, घर के कामों की जिम्मेदारियों में बच्चों का इंगेजमेंट होना, हर छोटे से छोटे बच्चे का शुरुआत से ही उसे घर के काम में कुछ भी उसके लेवल का काम उसे देना, सौंपना, और उसकी एज के साथ उनको बढ़ाना, उनके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाना, ये भी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है। कई बार ऐसे स्टोरीज़ मिलती हैं जिसमें बच्चे
अक्सर बहुत अच्छी बड़ी एज कर होने के बाद भी दे आर नॉट डूइंग एनी हाउस होल्ड वर्क, और बल्कि उन्हें हाथ में चीज़ें दी जा रही हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो अपना एक जोन बना ले रहे हैं, उस जोन में उन्हें हैबिट हो रही है, विदाउट एफर्ट्स वो अपनी सारी चीज़ों को ऑर्डर पर ले रहे हैं, और उसके साथ उनका घर में कनेक्शन कम होता चला जा रहा है। अगर हम फैमिली में हैं तो हमें फैमिली में फैमिली की तरह रहना होगा। हम कोशिश करें अपने बच्चों को घर में होने वाले किचन में से रिलेटेड घर के हर छोटे और बड़े चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रखें, उनसे हेल्प लें, उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। अगर आप इस तरीके से अपनी पेरेंटिंग को, अपने स्ट्रक्चर को और सभी चीज़ों को एक डिज़ाइन करते हैं और आप एक आकार देते हैं, तो उस आकार में ज़रूर आपका बच्चा अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रो करने की लर्निंग ले रहा होता है। आई होप कि आज का सेशन आप सभी पेरेंट के लिए पेरेंटिंग में होने वाली रॉन्ग प्रैक्टिसेस को भी फोकस करेगा, और हमारे जो मिथ्स हैं, गलत अवधारणाएं हैं पेरेंटिंग के लिए, उनको भी ठीक करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक और भी कोई क्वेश्चन हो जो कि आपकी प्रॉब्लम हो, या आपको एक कोई क्वेश्चन क्वेरी रेंज करती हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करें और आपको एक बेहतर विकल्प दें, जिससे कि आप अपनी लाइफ और अपने बच्चों में अच्छी पेरेंटिंग को बेहतर बना पाएँ और अच्छा कर पाएँ। इसी के साथ फिर एक नए विषय के साथ आप सबके साथ तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।